हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पॉजिटिव अल्फा। तो आज के वीडियो में आई हैव पिक्ड अप डेरिवेटिव्स का जो फर्स्ट चैप्टर है सीएफए लेवल 1 का, डेरिवेटिव्स मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। आज मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बट इन फैक्ट हम पूरे के पूरे 52 क्वेश्चंस जो हैं करिकुलम के एंड ऑफ चैप्टर से उन्हें हम सॉल्व करेंगे। अराउंड 3 to 4 पार्ट्स में मैं इसको अपलोड करूंगा। नाउ व्हाट इज द रीजन दैट आई एक्चुअली चोज दिस? द नंबर वन रीजन इज कि ये सारे जो क्वेश्चंस है ये करिकुलम से हैं, तो बिकॉज ये करिकुलम से हैं तो दे आर अ वेरी वेरी क्लोज रेप्लिका टू व्हाट यू विल बी सीइंग इन द एग्जाम। करेक्ट? तो आप उस लैंग्वेज से यूज टू हो जाएंगे, ये आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। एंड जो क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी हद तक उस तरह का ही है जो एग्जाम्स में रहेगा। ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जब स्टूडेंट एक्चुअली जब क्वेश्चन सॉल्व करता है, इस तरह से क्यों बताया था, हमने क्या पढ़ा था, क्या हमने सुना था, इसको अच्छा ये जो बताया था इसका ये मतलब है, तो ये सब जो चीजें हैं ये हमें क्वेश्चंस करते समय ज्यादा समझ आती है। ओके। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस पूरे वीडियो में जब भी कोई क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे तो बाकी के दो ऑप्शंस रॉन्ग क्यों है, we'll also be introspecting into that. Okay, just finding the right answer is not sufficient when we are solving at home. जब आप एग्जाम में कर रहे हो तो as soon as you find the right answer, please quickly move on to the next question. But यहाँ पे we'll be solving all of them. Okay, so let us move ahead. सबसे पहली थिंग, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ में आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं, उससे आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो फटाफट हम लोग चलते हैं सवालों की तरफ। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? अ डेरिवेटिव्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट derives its performance by, ऑप्शन ए है passing through the returns of the underlying, second replicating the performance of the underlying, third transforming the performance of the underlying. ओके, तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज जो डेरिवेटिव्स हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर अंडरलाइन का जो रिटर्न है उसको पास थ्रू या उसको रेप्लिकेट मतलब उसको कॉपी नहीं करते हैं, बट you use derivatives to basically take a bet which could even be in a direction which is against the movement of the stock. correct? तो जहां स्टॉक्स का रिटर्न पॉजिटिव होगा वहां हो सकता है बिकॉज आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए हो जहां पे आपके जो रिटर्न्स है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू फील कि मे बी दिस स्टॉक इज नॉट रियली गोइंग टू गो अप इन द फ्यूचर, ठीक है, तो आप उसमें क्या करोगे कि आप उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दोगे। तो जब आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हो, इसका क्या मतलब है कि आप आज खड़े होके लेटेस्ट से 3 महीने आगे का आपने कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया कि यार दिस आई विल सेल यू लेटेस्ट से एट 70 रुपीज, करेक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को। तो आप क्या सोच रहे हो इस समय कि यार मैं इसको आज ही ये 70 में चिपका देता हूं, क्योंकि हो सकता है कल 3 महीने बाद इसका प्राइस 60 या 55 हो जाए तो मेरा उसमें फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो उसको 70 में दे दिया है ना। दिस इज व्हाट यू वुड बी थिंकिंग, बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाए जिस वजह से आपका नुकसान हो जाए। करेक्ट? तो आप यहां देख रहे हैं जो अंडरलाइन है उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, बट क्योंकि आपने फॉरवर्ड शॉर्ट किया तो आपका जो नुकसान हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका नुकसान बढ़ते जा रहा है, तो बेसिकली आपका लॉस हो रहा है। करेक्ट? सो इसका सही आंसर है ट्रांसफॉर्मिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइन। आई थिंक फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें काफी हद तक एग्जाम में सॉल्व हो जाता था। सेकंड क्या है? डेरिवेटिव्स आर सिमिलर टू इंश्योरेंस इन दैट बोथ, फर्स्ट ऑप्शन हैव एन इनडेफिनिट लाइफ स्पैन। एकदम ही नॉनसेंस लग रहा है, ये तो मेरे को लगता नहीं कि कोई भी एग्जाम में टिक करके आएगा, बिकॉज मेक्स नो सेंस। ऑप्शंस फ्यूचर सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के एक सर्टेन मेच्योरिटी होती है, 2 महीना 3 महीना। करेक्ट? सेकंड इज अलाउज फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिस्क फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, ठीक है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। अगला देखते हैं, अलाउज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अंडरलाइंग रिस्क इटसेल्फ। अब बी और सी ऑप्शन में हो सकता है जिसने ढंग से प्रिपरेशन नहीं की है उसको डाउट हो सकता है। क्या गलती है सी ऑप्शन में? यहाँ पे गलती यह है कि उसने लिखा है कि इट अलाउज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अंडरलाइंग रिस्क इटसेल्फ। तो आप रिस्क को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हो एक इंस्ट्रूमेंट के, आप उस रिस्क को किसी और को पास करते हो, जो कि इंश्योरेंस में भी होता है। जब इंश्योरेंस लेते हो आप, करेक्ट, पहले इंश्योरेंस बोल देता हूं, जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो जो प्री मेच्योर डेथ की जो रिस्क है वो अभी भी रिस्क तो है ही वो, बट वो रिस्क जब आप एक लाइफ इंश्योरेंस या एक टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो आप वो रिस्क किसी और को पास कर देते हो। करेक्ट? सिमिलरली डेरिवेटिव्स में क्या होता है, जब आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स में जब एंटर करते हो, करेक्ट,
तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, अराउंड 2 मिनट्स का एग्जांपल रहेगा। लेट अस से कि आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं बीइंग इन इंडिया फ्रॉम ए यूएस फर्म। तो उस फर्म ने आपको क्या बोला है कि दे आर गिविंग यू क्रेडिट पीरियड जिसके अकॉर्डिंग आप 3 महीने बाद तक पेमेंट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको फैसिलिटी मिली कि 3 महीने बाद तक पेमेंट कर सकते हो, तो आप पेमेंट कब करोगे? 3 महीने बाद ही करोगे कोशिश करके। यू विल ट्राई टू कीप द कैश इन योर हैंड, करेक्ट? अच्छा, तो इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको यूएस पार्टी को पेमेंट करना है 3 महीने बाद, तो आपको उनको डॉलर्स में पेमेंट करना होगा, ठीक है? और डॉलर्स में पेमेंट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता नहीं है कि जो डॉलर का प्राइस है वो 3 महीने बाद क्या हो जाएगा। तो लेट अस से आज $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज चल रहा है, बट यू आर स्केर्ड ऑफ द फैक्ट कि ठीक है मुझे क्रेडिट पीरियड मिला है 3 महीने का, बट 3 महीने बाद अगर जो डॉलर का प्राइस है वो 80, 85, 90 कुछ भी शूट हो जाता है, तो मैं उस समय जब उसको पे करने जाऊंगा तो मुझे तो बैंक से यहां से 90 रुपए देना पड़ेगा पर डॉलर, और फिर उस पार्टी को आगे पास करना पड़ेगा। तो आप करेंसी रिस्क है, तो आप इस रिस्क को कैसे अवॉइड करोगे? आप इस रिस्क को ऐसे अवॉइड करोगे कि स्टैंडिंग टुडे इटसेल्फ व्हाट यू विल डू इज यू विल बेसिकली एंटर इनटू अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ फॉरवर्ड और अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे आप डॉलर 3 महीने बाद का आज ही बाय करके रख लोगे। क्यों बाय करके रख लोगे? क्योंकि अगर ऊपर गया तो आपको उस केस में लॉस नहीं झेलना पड़ेगा, करेक्ट? सो what is the correct answer to this? It allows for the transfer of risk from one party to another. Okay, इस क्वेश्चन में जब आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करके रख लिया टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट द राइजिंग ऑफ द डॉलर्स, इफेक्टिवली आपका जो रिस्क है डॉलर बढ़ने का वो आपने किसी और को ट्रांसफर किया ना, वो रिस्क डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो रिस्क आपकी पार्टी से किसी और पार्टी की तरफ मूव कर गया है, ठीक है? तो ये हो गया अपना एक आंसर। This was a good question. Third, a beneficial opportunity created by the derivatives market is the ability to first adjust risk exposures to desired levels, B generate returns proportional to movements in the underlying। वर्ड्स को केयरफुली पढ़ो, CFA इंस्टीट्यूट ये जो वर्ड्स है उनको काफी ट्रिकी तरीके से यूज करता है, ठीक है? सी ऑप्शन है साइमल्टेनियसली टेक लॉन्ग पोजीशंस इन मल्टीपल हाई लिक्विड FI सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ठीक है? ऑप्शन बी देखते हैं एक बार, जनरेट रिटर्न्स प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट्स इन द अंडरलाइंग। इसके लिए मैं यहाँ पे पेपर यूज करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको इस चीज का मैं, ठीक है? तो वो जो ऑप्शन था वो बोल रहा था कि जनरेट रिटर्न्स प्रोपोर्शनल टू द अंडरलाइंग, करेक्ट? एक बार फिर से देख ले वो ऑप्शन, जनरेट रिटर्न्स प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट्स इन द अंडरलाइंग। अच्छा, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि जितना आपका अंडरलाइंग मूव होगा उतना ही प्रोपोर्शनेटली आपके रिटर्न्स भी मूव होंगे, करेक्ट? बट ऐसा सही नहीं होता है इस केस में। क्यों सही नहीं होता है? लेट अस से कि आपके पास एक स्टॉक है, ओके? तो ये स्टॉक की जो प्राइस है, लेट अस से ये प्राइस है $100, ओके? नाउ व्हाट हैपेंस इज, इस स्टॉक के साथ क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये स्टॉक $100 का वर्थ है, तो लेट अस से दैट यू आर ट्राइंग टू बाय फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सेम, ठीक है? आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज पर बाय कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि फ्यूचर्स में उसकी प्राइस ऊपर जा सकती है, करेक्ट? पहली बात तो ये। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, आपको फ्यूचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर से 10% मार्जिन भरना पड़ता है, ठीक है? जिसको हम बोलेंगे आपका एक इनिशियल मार्जिन। तो लेटर से कि आपको $10 यहाँ पे करना है, तो बाकी का $90 जो है यू डोंट हैव टू पे दैट, करेक्ट? ये बात समझने आ रही है कि $90 हम नहीं पे करेंगे। अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि जब ये स्टॉक का प्राइस अब 100 से लेटर से $120 हो जाता है, ठीक है? तो जब ये 100 से $120 हो जाता है, तो आपका जो इसमें रिटर्न प्रोपोर्शन था, ठीक है, वो 10 से कितना हो जाएगा? $30, बिकॉज ये 90 तो हमें इन्वेस्ट करना ही नहीं पड़ा ना, ये 90 तो हमने मार्जिन पे लिया था, तो ये 90 वी नेवर इन्वेस्टेड। हमने जो $10 लगाए थे, जब ये स्टॉक 100 से 120 हो जाएगा, तो हमारा जो 10 लगाया हुआ था वो क्या हो जाएगा? 10 से 30। तो हमारा जो प्रॉफिट है, अगर आप देखो 10 से 30 में कितने का प्रॉफिट हुआ हमारा प्रॉफिट हो रहा है पूरे 200% का, करेक्ट? जबकि स्टॉक कितने से बढ़ा है? 20% से बढ़ा है। तो क्या हमारे जो रिटर्न्स है, एक बार देख के बताओ यहाँ पे, इज इट जनरेटिंग रिटर्न्स प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट्स इन द अंडरलाइंग? नो, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल, इट इज मच 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 ग्रेटर एज टू द मूवमेंट्स इन द अंडरलाइंग, ठीक है? सो ऑप्शन बी क्या है? रॉन्ग है।
सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, साइमल्टेनियसली टेक लॉन्ग पोजीशंस इन मल्टीपल हाई लिक्विड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे उसमें क्या लिखा है, बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय द डेरिवेटिव्स मार्केट। और ये क्या बोल रहा है कि टेकिंग लॉन्ग पोजीशंस इन लिक्विड एफआई सिक्योरिटीज, मतलब अलग अलग एफआई सिक्योरिटीज में आप साइमल्टेनियसली लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो, मतलब साइमल्टेनियसली उनको बाय कर रहे हो। तो इस प्रोसेस में आपको कहीं डेरिवेटिव्स की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे डेरिवेटिव्स मार्केट ने तो कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं की। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या बोलता है कि एडजस्ट द रिस्क एक्सपोजर्स टू द डिजायर्ड लेवल्स। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया पिछले एग्जांपल में कि जैसे आपको वहां पे आपको उनको डॉलर्स देने हैं, करेक्ट, आज से 3 महीने बाद। तो आपको क्या डर है कि यार कहीं डॉलर जो है वो बढ़ ना जाए ताकि मेरा नुकसान ना हो जाए। तो हमें हेजिंग में जिस चीज का डर होता है हम वही करते हैं, तो हम बेसिकली बाय कर लेंगे फ्यूचर्स ऑफ डॉलर्स। तो उस तरह से हम क्या कर रहे थे कि हमारा रिस्क जो है उसकी एक्सपोजर हम चेंज करते हैं अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेयर्ड विद द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, द ओटीसी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स बेसिकली वुड मोस्ट लाइकली बी डिस्क्राइब्ड एज ए स्टैंडर्डाइज्ड, बी लेस ट्रांसपेरेंट, सी मोर ट्रांसपेरेंट। इसका आंसर आई थिंक बहुत इजी है, इसमें ज्यादा डिस्कशन भी नहीं चाहिए। लेस ट्रांसपेरेंट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं वो एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, तो वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, एक पर्टिकुलर लॉट साइज होती है, एक प्राइस होती है, करेक्ट, एंड साथ में ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज उनको सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, तो दे हैव टू बी मोर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आपने देखा होगा कभी भी आप मनी कंट्रोल पे जाना, आप कोई भी स्टॉक उठा के देखोगे तो उसका एक डिफाइंड लॉट साइज होता है, ठीक है। जैसे कोई स्टॉक उठाया उसका 1200 का लॉट साइज है, तो आपको कम से कम उसके 1200 जो फ्यूचर्स या ऑप्शंस है वो सेल या बाय करने पड़ते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं आपके मन में आया आपने 100 कर लिया 200 कर लिया, नहीं होता है वो, बिकॉज ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स आर लार्जली अनरेगुलेटेड, ट्रेडेड थ्रू एन इनफॉर्मल नेटवर्क, गारंटीड बाय अ क्लियरिंग हाउस अगेंस्ट डिफॉल्ट। बहुत सिंपल है, अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, गारंटीड बाय अ क्लियरिंग हाउस अगेंस्ट डिफॉल्ट, करेक्ट। एक सेंट्रल क्लियरिंग हाउस होता है एक्सचेंज में, जो बेसिकली जैसे आपका ब्रोकर आपसे रिक्वायर करता है ना मार्जिन के लिए, वैसे आपका जो ब्रोकर है वो एनएससी के ब्रोकर्स के पास जाएगा और वो उनसे एक मार्जिन रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो इस तरह से वो भी एक मार्जिन रिक्वायरमेंट डिपॉजिट करके रखते हैं एनएससी के पास एज अ होल, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे एक जो सेंट्रल क्लियरिंग हाउस होती है जिसके वो कुछ मेंबर ब्रोकर्स होते हैं, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्जिन मेंटेन करते हैं ताकि कभी भी कोई ऑपोजिट पार्टी डिफॉल्ट ना कर सके और रेगुलर मार्जिन प्रोवाइड करे, और इनकेस अगर डिफॉल्ट कर जाए तो क्लियरिंग हाउस उसमें से इंचार्ज लेगा एंड उसको आपकी पेमेंट्स का ऑब्लिगेशन जो है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलेटेड होते हैं, दे आर नॉट ट्रेडेड थ्रू एन इनफॉर्मल नेटवर्क। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है यार। सिक्स्थ क्वेश्चन, द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस ऑफ एन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स मार्केट, ए क्या लिखा है, प्रोवाइड्स अ क्रेडिट गारंटी, बी प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सी टेक्स लॉन्गर देन दैट ऑफ मोस्ट सिक्योरिटी एक्सचेंजेस। पहली बात, ये जो सी ऑप्शन है ना, टेक्स लॉन्गर देन दैट ऑफ मोस्ट सिक्योरिटी एक्सचेंजेस, ये किसी जमाने में हुआ करता था जब सिर्फ बीएससी था। तब एक टाइम था जब क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में मे भी 14-15 दिन 2-2 हफ्ते का वक्त लगता था एक स्टॉक का आपका बाइंग और सेलिंग पूरा हो गया कि नहीं वो दिखाने में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब काफी फास्ट हो गए हैं प्रोसेसेस, तो वो ऑप्शन सी तो रॉन्ग है। बी क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे ना ये थोड़ा खेल गया, खेल कैसे गया, ये हमें फंसा रहा है। ट्रांसपेरेंसी तो सही लग रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड पॉजिटिव है बट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस है वो तो हमने पिछले ऑप्शन में देखा कि काफी हद तक वो स्टैंडर्डाइज्ड है, करेक्ट। तो जब कोई चीज स्टैंडर्डाइज्ड होती है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर उसके डिफाइंड मैनर है ना उसको करने का, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बोलते। वेयर एज ए क्या है, प्रोवाइड्स अ क्रेडिट गारंटी, जो मैंने बोला पिछला क्वेश्चन डिस्कस करते समय कि अगर कल को डिफॉल्ट कर गया तो कौन इंचार्ज है, सेंट्रल क्लियरिंग हाउस इंचार्ज है, ठीक है। सो प्रोवाइड्स अ क्रेडिट गारंटी इज द राइट आंसर। Seventh question, which of the following statements best portrays the full implementation of the post-financial crisis regulations in the OTC derivatives market? Okay. क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा स्लो कर देता हूं। यहां पे हमने कुछ पढ़ा एक वर्ड विच इज पोस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस रेगुलेशंस। ये पोस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस रेगुलेशंस क्या है, 2008 में जो है हमारा हाउसिंग बबल हुआ था, ठीक है। वो यूएस में हुआ था, बट
क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स इतने कनेक्टेड है तो इट कैस्केडेड थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम। ओके, तो एवरीवेयर द क्रैश वाज ऑब्जर्व्ड इन द स्टॉक मार्केट्स। तो उस समय काफी पार्टीज डिफॉल्ट कर गई थी, ठीक है। बैंक्स डिफॉल्ट जब करने लगे, जब एक बैंक डिफॉल्ट करेगा तो मे बी उसके ऊपर जो है बैंक बी का पेमेंट डिपेंड कर रहा है, तो वो भी डिफॉल्ट करेगा। बैंक बी के भरोसे बैंक सी बैठा है, बैंक सी के भरोसे बैंक डी बैठा है, तो एक के पीछे एक जो है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट होने लगता है, ठीक है। और यही हुआ था 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में। उसके बारे में डिटेल में आप जाके पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी केस स्टडी है, एंड इफ यू वांट मैं उसको डिस्कस भी कर सकता हूं, कमेंट्स में मेंशन कर देना। अच्छा, तो पोस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होता है ना कि इसके पहले जो है ओटीसी मार्केट में आपकी कोई सेंट्रल क्लियरिंग पार्टी वगैरह नहीं हुआ करती थी, ठीक है। मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कुछ नहीं हुआ करते थे, बस आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया है, ठीक है। तो अब वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो सेल कर दिया है उसमें जो भी टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस है, अगर वो 3 महीने का है तो आप डायरेक्टली 3 महीने बाद आना। इसमें रिस्क क्या है कि यार 3 महीने में तो हो सकता है ना कि स्टॉक का प्राइस इतना ज्यादा मूव कर जाए कि एक पार्टी जो है वो डिफॉल्ट ही कर जाए दूसरे पार्टी के अगेंस्ट। एटलीस्ट जो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, एक सेंट्रल क्लियरिंग पार्टी होती है। तो जब आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है ना कि लेटस से कि एक स्टॉक अगर थोड़ा सा मूव कर गया, 10 से 20 मूव कर गया, ठीक है। जब वो 10 से 20 मूव कर गया तो आपने जो इनिशियल मार्जिन लेटस से पोस्ट किया था, तो क्योंकि वो मार्जिन वाइप आउट हो गया और अब आपकी पोजीशन लॉस में आ गई है, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे ब्रोकर से कॉल आ जाता है कि आप फटाफट मार्जिन भरिए, ठीक है। तो आपको ये रेगुलरली जो है कॉल्स आते हैं कि फिल द मार्जिन, फिल द मार्जिन, फिल द मार्जिन, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आप डेली बेसिस पे जो है जैसे जैसे लॉस या प्रॉफिट हो रहा है उसके हिसाब से आपकी मार्जिन भी मूव कर रही है। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता था कि महीने महीने भर कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है, लास्ट में सीधा 30 तारीख को आए और डिफॉल्ट कर गए, ये रिस्क तो है ही, करेक्ट। तो ये 2008 के बाद काफी हद तक सही कर दिया था, क्योंकि एक सेंट्रल क्लियरिंग पार्टी का कंसेप्ट आ गया था ओटीसी मार्केट्स में, जिसके अकॉर्डिंग वो सेंट्रल क्लियरिंग पार्टी जो है वो एक मिडिल पार्टी थी बेसिकली। जैसे एक्सचेंज में क्लियरिंग हाउस होता है वैसे ही सेंट्रल क्लियरिंग पार्टी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, ट्रांजैक्शंस और नो लॉन्गर प्राइवेट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े से रेगुलेशंस बढ़ गए थे, बट एक प्राइवेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन इट कुड बी मेंटेन्ड एंड इट इज मेंटेन्ड। दूसरा क्या है, मोस्ट ट्रांजैक्शंस नीड टू बी रिपोर्टेड टू द रेगुलेटर्स। और तीसरा है ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी क्लियर्ड थ्रू द सेंट्रल क्लियरिंग एजेंसीज। अब मुझे ना यहाँ पे लग रहा है ऑप्शन बी, क्योंकि सी की जो लैंग्वेज है वो काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज कर रहा है। जब वो बोलते हैं ना ऑल ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा जो है प्रेस कर रहा है इस बात पे। वो जो ऑल वर्ड है वो मुझे एक नेगेटिव सी फीलिंग दे रहा है, जबकि मुझे राइट लग रहा है वो काफी हद तक। तो एक बार हम इसका जो है आंसर मैं देख लेता हूं एक बार। लिखा है कि even though full implementation of new regulations के according the transactions have to be cleared through a central clearing agency, but there are certain exemptions, ठीक है, which do cover a significant number of derivative transactions। तो ये क्या है, यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये तो काफी डाइसी हो गया, डाइसी हो गया। आई अग्री टू दैट, डिफिकल्ट है इसको राइट टिक करना। क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन द क्वेश्चंस। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि जो ऑल वर्ड का जो यूज किया है ना यहाँ पे, वो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास कर रहा है ना तो वो कहीं ना कहीं फॉल्स हो जाता है। बी में आप देखो उसने वर्ड क्या यूज किया है, मोस्ट। देख रहे हो आप, मोस्ट वर्ड यूज किया है। तो मोस्ट जब वो बोल रहा है तो ऑब्वियसली रेगुलेशंस बढ़ गए ओटीसी मार्केट में, बट फॉर मोस्ट ट्रांजैक्शंस, नॉट फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस। तो बस उसी वर्ड पे जो है मैंने अपना एक बोलना चाहिए एजुकेटेड गेस, गेस्टिमेट बोलूंगा मैं ऐसे, एक तुक्का नहीं बोलूंगा, गेस्टिमेट था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 7B। ये आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे व्हेन यू गो थ्रू द सिलेबस एंड थ्रू द एग्जाम कि काफी बार किस तरह से लिखा गया उससे काफी कुछ बदल जाता है, ठीक है। 8th, a characteristic of forward commitments is that they 1. provide linear payoffs, B. they do not depend on the outcome or the payoff of an underlying asset, and C. they provide one party the right to engage in future transactions on terms agreed on in advance, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा जो थिंग जो मेरे को रॉन्ग दूर से ही दिख गया वो क्या है कि बी डू नॉट डिपेंड ऑन द आउटकम और द पे ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस कह दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? जो आपके फॉरवर्ड कमिटमेंट्स है वो आपके अंडरलाइंग एसेट पे तो डिपेंड करता ही है, करेक्ट। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि प्रोवाइड्स वन पार्टी द राइट टू एंगेज इन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस ऑन टर्म्स एग्रीड ऑन इन एडवांस।
अगर आपको ऑप्शंस की डेफिनेशन याद है और नहीं याद है तो मैंने पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन पे है, क्योंकि स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है इसलिए मैंने उसके ऊपर 2 वीडियोस बनाए हैं जहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। ऑप्शंस में क्या होता है कि जो एक पार्टी है इट हैज द राइट टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। व्हेन आई से इट हैज द राइट टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब है कि इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर वो चाहे तो वो करेंगे, वो नहीं चाहे तो वो नहीं करेंगे। जो कॉल ऑप्शन बायर है या फिर जो आपका पुट ऑप्शन बायर है उसके हाथ में ये पावर होता है कि वो बेसिकली चाहेगा तो वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, वो नहीं चाहेगा तो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, ठीक है। बट एज अ कॉल ऑप्शन राइटर क्या होता है कि यू ओनली हैव एन ऑब्लिगेशन टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द अदर पार्टी। अदर पार्टी आएगी, बोलेगी यार मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ऐसा ऐसा करना है, तो जो ऑप्शन राइटर है उसको वो बात पे लिव अप करना पड़ेगा। अगर वो नहीं शो अप करते हैं तो आपको नहीं लिव अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें राइट जो है वो सिर्फ एक पार्टी को था, बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों भी पार्टी के पास इक्वल राइट्स है, ठीक है। फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंस्ट्रक्ट ही इस तरीके से होता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मूवमेंट हैज टेकन प्लेस, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, और ए ऑप्शन काफी इजी है। इट प्रोवाइड्स अ लीनियर पे ऑफ, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता होगा लीनियर पे ऑफ क्या होता है। नहीं पता होगा तो चलो मैं एक बार बना ही देता हूं यहाँ पे लीनियर पे ऑफ। जैसे जैसे हमारा स्टॉक बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्रॉफिट भी क्या है, बढ़ते जाता है, करेक्ट। अगर आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेटेस्ट से यहाँ पे 10 पे बाई किया था, ठीक है, स्टॉक की प्राइस 10 पे अपने अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई किया था, तो जैसे ही उसका प्राइस 20 में गया, ठीक है, तो आपका जो पे ऑफ है वो कितने से बढ़ा, पे ऑफ, मैं प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ। प्रॉफिट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इसमें काफी एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मनी है, तो पे ऑफ वर्ड पे आप ध्यान दो, ठीक है। पे ऑफ जो है वो 10 से बढ़ गया। जब ये 10 से 30 गया तो आपका पे ऑफ कितने से बढ़ गया, 20 से बढ़ गया। जब ये 10 से 40 गया तो आपका पे ऑफ कितने से बढ़ गया, 30 से बढ़ गया। तो जब ये 10 से 40 गया था तो स्टॉक का प्राइस कितने से बढ़ा होगा, 30 से बढ़ा होगा, और आपका जो पे ऑफ है वो कितने से बढ़ा है, वो भी 30 से बढ़ा है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि इसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 30/5 जो है वो मे बी 600% बढ़ा होगा, मतलब 500% बढ़ा होगा, 600% टोटल आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, प्लीज डू नॉट मिक्स दैट विद प्रॉफिट। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पे ऑफ मूव्स लीनियरली विद द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक, ठीक है। पे ऑफ मूव्स लीनियरली विद द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक, ये चाहिए तो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। पे ऑफ मूव्स लीनियरली विद द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक, ठीक है, प्रोवाइड लीनियर पे ऑफ। इसके बाद क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट टू कंटिंजेंट क्लेम्स द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, इन कॉन्ट्रास्ट टू कंटिंजेंट क्लेम्स। कंटिंजेंट वर्ड अगर आपको नहीं समझता है तो मैं बता दूं, कंटिंजेंट इज मतलब डिपेंडिंग ऑन अ सिचुएशन, कि अगर ये हुआ तो हम ऐसा करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके आपका आउटकम अलग हो जाता है। ये किसकी बात कर रहा है, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब ऑप्शंस की बात कर रहा है। ऑप्शंस की बात क्यों कर रहा है, मैं फिर से बोलूंगा कि मैंने इसके ऊपर पूरे 2 वीडियोस डाले हैं, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब आपने लेटर से कॉल ऑप्शन बाई किया है, स्टॉक 100 का है, आपको लग रहा है स्टॉक ऊपर जा सकता है, ऊपर कितना भी ऊपर जा सकता है, 120, 30, 40, 50, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनिशियली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करोगे, लेटर से $5 का प्रीमियम पे करोगे, एंड आप एक कॉल ऑप्शन खरीद लोगे जिसकी एक्सरसाइज प्राइस है 105। इसका क्या मतलब है कि स्टॉक 105 के कितना भी ऊपर चले जाए, यू हैव द राइट टू बाय इट एट 105। बट अगर वो 104 रह जाए, 103 रह जाए, 102 रह जाए, तो उस केस में यू डू नॉट हैव अ कंपल्शन टू बाय इट एट 105। तो आप अपना ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज नहीं करोगे, करेक्ट। तो जो ऑप्शन राइटर है जिसने ऑप्शन सेल किया है, जब आप अपना ऑप्शन नहीं सेल करोगे तो उस जब आपको जो ऑप्शन था जो आपने इनिशियली बाय किया था, जब आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तो ऑपोजिट पार्टी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट दैट इज डिपेंडिंग ऑन आपके मूड पे। पहली चॉइस किसके पास है, आपके पास है। तो इसको बोलते हैं कंटिंजेंट क्लेम, कि अगर 105 के ऊपर गया तो आपने एक्सरसाइज किया, 105 के ऊपर नहीं गया तो आपने नहीं एक्सरसाइज किया, ठीक है। वेयर एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कंटिंजेंट क्लेम्स, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इन कॉन्ट्रास्ट टू कंटिंजेंट क्लेम्स द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैव देयर प्राइसेस चोजन बाय द पार्टिसिपेंट्स। सेकंड, could end in default by either party, और थर्ड, कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय फिजिकल और कैश डिलीवरी। ठीक है, तो इसका जो सबसे सही आंसर जो मुझे लग रहा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कुड एंड इन डिफॉल्ट बाय द आइदर पार्टी, लुक्स टू मी द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि मैंने आपको बताया जिसकी लॉन्ग पोजीशन है मे बी उसका भी फायदा हो सकता है, जिसके शॉर्ट पोजीशन है उसका भी फायदा हो सकता है। प्राइसेस चोजन बाय द पार्टिसिपेंट्स नहीं, द प्राइस ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है इट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट, नॉट बाय इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट। ओके, एंड आपका जो सी ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है वो? सी में क्या बोल रहा है? कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय फिजिकल और कैश डिलीवरी। अब अगर आप ध्यान से ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे लिखा है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू कंटिंजेंट क्लेम्स। कॉन्ट्रास्ट मतलब ऐसी चीज जो कंटिंजेंट क्लेम में नहीं होती है। तो कैश डिलीवरी या फिर फिजिकल डिलीवरी, ये तो कंटिंजेंट क्लेम्स का भी पार्ट है। कंटिंजेंट क्लेम्स को आप किस वर्ड से रिप्लेस करेंगे? ऑप्शंस वर्ड से रिप्लेस करेंगे। तो ये तो ऑप्शंस में भी होता है जो यहां पे हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए वो ऑप्शन रॉन्ग है। ए ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, प्राइसेस आर नॉट चोजन बाय द पार्टिसिपेंट्स, प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द मार्केट। ओके, एंड प्राइसेस आर डिसाइडेड इन सच अ मैनर दैट द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू आइदर ऑफ द पार्टी एट द स्टार्ट इज जीरो। क्या मतलब है इसका? जब आप कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करें तो एक पर्टिकुलर पार्टी फायदे या नुकसान में नहीं रहती है। पर अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शंस में कैसा होता है कि ऑप्शंस में जो पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन बायर होता है वो स्टार्टिंग में प्रीमियम पे करता है, तो स्टार्टिंग में उसका कैश आउटफ्लो हो चुका होता है। और जो ऑप्शन सेलर होता है वो क्या होता है? वो मनी रिसीव कर चुका होता है, तो स्टार्टिंग में वो प्रॉफिट में रहता है। ठीक है, बट दैट इज ओनली ड्यूरिंग द स्टार्ट। बट यहाँ पे वैसा नहीं होता है। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। सो इसका आंसर क्या है? बी कुड एंड इन डिफॉल्ट बाय द अदर पार्टी। देखते हैं हम नेक्स्ट। Which of the following statements which of the following statements best describes the payoff from a forward contract? Best describes the payoff from a forward contract. The buyer has more to gain going long than the seller has to lose going short. The buyer profits if the price of the underlying at the expiration exceeds the forward price. C. The gains from owning the underlying versus owning the forward contract are equivalent. ये तो सबसे पहले मैं इधर सी ऑप्शन लूंगा। सी ऑप्शन क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको लेवरेजिंग का कंसेप्ट सिखाया था, जहां पे एक $100 का स्टॉक है, उसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ $10 है। तो आपने सिर्फ $10 जमा किए अपनी तरफ से, बाकी का 90 आपको नहीं भरना पड़ा। बट लेटेस्ट से वो स्टॉक जब 100 से 120 जा रहा है, तो आपके जो 10 रुपए हैं वो 10 से कहां जाएंगे? 30 जाएंगे। तो स्टॉक 20% से बढ़ा, बट आपका जो प्रॉफिट है वो 200% से बढ़ गया। तो क्या गेन्स फ्रॉम ओइंग द अंडरलाइंग वर्सेस ओइंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर इक्विवेलेंट? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट, बी ऑप्शन देखते हैं। द बायर प्रॉफिट्स इफ द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एट द एक्सपायरेशन एक्सीड्स द फॉरवर्ड प्राइस। ये सही ऑप्शन है। ये सही ऑप्शन कैसे? जब आपने फॉरवर्ड प्राइस पे कोई चीज खरीदी थी, ठीक है, तो इसका मतलब आपने आज ही वो एडवांस में बुक कर लिया। ऐसा सोचो आप कि आपने आज एडवांस में उस चीज की बुकिंग कर ली है, और बुकिंग इस तरह से की है कि लेटर से आपने $1200 में एक पर्टिकुलर स्टॉक बुक कर लिया। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बुक कर लिया। तो आपने 3 महीने एडवांस में क्यों बुक किया? आप 3 महीना रुके क्यों नहीं? बिकॉज आपको क्या डर लग रहा है कि यार 3 महीने बाद कहीं इसकी प्राइस ऊपर ना चले जाए, इसलिए मैं इसको आज ही ले लेता हूँ। करेक्ट, तो आपने उसको आज ही ले लिया। तो अब वो बोल रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एट द एक्सपायरेशन एक्सीड्स द फॉरवर्ड प्राइस। एक्सीड्स द फॉरवर्ड प्राइस मतलब क्या? कि उसकी प्राइस जो है, जो फॉरवर्ड प्राइस के हिसाब से उसकी जो प्राइस होनी चाहिए 3 महीने बाद, लेटेस्ट से उसकी प्राइस होनी चाहिए थी $1300। ठीक है, तो आपने तो आज $1300 पे कर दिए, कि मतलब बुक कर लिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की $1300 में आप 3 महीने बाद लेंगे, बट रियल में उसकी प्राइस 1600 हो गई। तो आपने 1300 पे किए एट द एक्सपायरेशन एंड यू बॉट दैट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट एक्चुअल में वो कितने का वर्थ था? मे बी वो $1600 का वर्थ था, बट बिकॉज आप पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हो, जिसके तहत उसको आपको $1300 में ही हैज टू बेसिकली सेटिस्फाई द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर लेटर से द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो आपको जो चीज मार्केट में 1600 की वर्थ है आपको 1300 में मिल जाएगी, और क्योंकि आपको 1300 में मिल जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसको इमीडिएटली मार्केट में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं 1600 में। तो आपको 300 का क्या हो गया? फायदा हो गया। तो बी ऑप्शन क्या है? सही है। द बायर प्रॉफिट्स इफ द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एट द एक्सपायरेशन एक्सीड्स द फॉरवर्ड प्राइस। ए ऑप्शन में क्या है? द बायर हैज मोर टू गेन
गोइंग लॉन्ग देन द सेलर हैज टू लूज गोइंग शॉर्ट। ऐसा नहीं होता है, लीनियर पे ऑफ होता है। लीनियर पे ऑफ का यही मतलब है कि दोनों का सेम प्रॉफिट और सेम लॉस होगा। अगर जो फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बायर है उसका जितना प्रॉफिट होगा उतना ही एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेलर का लॉस होगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इज करेक्ट। ए ऑप्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट बाय कैश हैज डिफरेंट इकोनॉमिक इफेक्ट्स फ्रॉम दोस ऑफ अ सेटलमेंट बाय डिलीवरी। सही नहीं लग रहा है मुझे। डिलीवरी आपको देना हो या कैश देना हो, दोनों ही केस में आपको मार्केट से जो है, अगर डिलीवरी देना है तो आपको मार्केट से लेके आना पड़ेगा कैश देके वो स्टॉक। तो बात तो वही हो गई कि इकोनॉमिक इफेक्ट्स में डिफरेंस नहीं लग रहा मेरे को। बी, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंसेस हैव डिस्टिंक्ट सेटलमेंट प्रोसीजर्स। तो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां आप वो पर्टिकुलर चीज को डिलीवर नहीं करते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, डेरिवेटिव्स ना लाइफ स्टॉक पे भी हो सकते हैं। ठीक है, कैटल वगैरह, कैटल समझते हैं आप, जो फार्म वगैरह में जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उसको हम कैटल एंड लाइफ स्टॉक में इंक्लूड करते हैं, करेक्ट। तो क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो उस पे भी स्पेकुलेशन बेसिस पे में भी कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल कर रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो ऑपोजिट पार्टी को जाके कैटल जो है डिलीवर करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। ये ना मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट एक ट्रेडर था, वो न्यू जॉइनर वगैरह था, तो वो गलती से डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया था। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो उन्होंने उसको क्या बोला कि एक सर्टेन लोकेशन में, आई थिंक यूएस में एक सर्टेन लोकेशन पे उन्होंने बोला कि विल डिलीवर योर कैटल एंड आपको उसको जाके परचेस करना है। तो ऑफिस वालों ने उसको ही भेजा फिर कि व्हाट हैव यू डन, you cannot go and settle in a physical entity purpose ना। तो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप वो पर्टिकुलर आइटम डिलीवर नहीं करते हो, बट वो जो डिफरेंस है प्राइस का, वो प्राइस डिलीवर कर दोगे आप उसको। ठीक है, वो कैश डिलीवर कर दोगे। तो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंसेस हैव डिस्टिंक्ट सेटलमेंट प्रोसीजर्स। नो, दे डोंट हैव डिस्टिंक्ट सेटलमेंट प्रोसीजर्स। सिर्फ एक नॉर्मल कैश सेटलमेंट होता है। बोल रहा है ना नॉन डिलीवरेबल, तो डिलीवरी मत करना, बट कैश सेटलमेंट तो नॉर्मली होगा। सी क्या है, एट कैश सेटलमेंट व्हेन द लॉन्ग पार्टी एक्वायर्स द एसेट इन द मार्केट इट इफेक्टिवली पेज द फॉरवर्ड प्राइस। बिल्कुल सही बात है। अगर एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो 3 महीना पहले एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग उसने बोला है कि आई विल लेट अस से कोई स्टॉक ले लो आप, ठीक है। तो आपने उसके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जिसमें आप बोल रहे हो कि 3 मंथ्स बाद जो है आप वो स्टॉक जो है लेट अस से $100 में लेने वाले हो आफ्टर 3 मंथ्स। तो अब क्या होगा, जब आपको 3 महीने बाद लेना है तो आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा ना। तो वही बोल रहे हैं कि व्हेन लॉन्ग पार्टी एक्वायर्स द एसेट इट इफेक्टिवली पेज द फॉरवर्ड प्राइस। कौन सा प्राइस पे करना पड़ेगा आपको वो प्राइस पे करना पड़ेगा जो 3 महीने पहले डिसाइड हुआ। मैं इसको एक बार टाइमलाइन पे दिखा देता हूं, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन का चांस है, तो मैं इसको टाइमलाइन में दिखा देता हूं। $70 है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है विच इज प्राइस्ड एट लेट अस से 65 टुडे, ठीक है। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने में प्राइस्ड है टुडे, इट इज प्राइस्ड एट 65 टुडे। So because it is priced at 65 today, this is basically the price at which you will buy or sell on this time। यहां पे आपको 3 मंथ्स है ना, लेट अस से 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप इस पॉइंट पे 65 पे बाय और सेल करोगे, बट वो प्राइस आपने डिसाइड किधर किया, आपने वो प्राइस आज ही डिसाइड कर लिया एट 0.0। कब का, 3 महीने बाद का प्राइस, ठीक है। तो इवन दो यहां पे प्राइस 70 है, बट यू वोंट बी एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, यू विल बी एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एट दिस प्राइस व्हिच यू डिसाइडेड ओवर हियर, ठीक है। सो व्हेन यू डू दिस इफेक्टिवली आपने प्राइस एडवांस में फिक्स कर दिया। तो बस वही चीज उसने मेंशन की है कि वेयर इज द क्वेश्चन, एक बार मुझे देखने दो। एट कैश सेटलमेंट व्हेन द लॉन्ग पार्टी एक्वायर्स द एसेट इन द मार्केट इट इफेक्टिवली पेज द फॉरवर्ड प्राइस। फॉरवर्ड प्राइस कौन सी प्राइस थी, जो प्राइस आप पहले डिसाइड कर चुके हो, 670 या 65 जो मैंने एंड में मेंशन किया लास्ट में जो एकदम, ठीक है, वो तो उस समय की ये स्पॉट प्राइस है। देखते हैं एक बार, हाँ ये जो 70 है ये क्या है, ये आपकी स्पॉट प्राइस है, ठीक है, ये आपकी स्पॉट प्राइस है। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट 12th, अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्ट टू क्रेडिट रिस्क मार्क्ड टू मार्केट थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे। ठीक है, सब्जेक्ट टू क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज अगेन क्लियरिंग हाउस बीच में है,
तो क्लियरिंग हाउस इंश्योर्स कि इफ ए ऑपोजिट पार्टी डिफॉल्ट, पहली बात तो उसको डिफॉल्ट नहीं करने देंगे, बट इफ इट डिफॉल्ट्स इट इज इन चार्ज ऑफ बेसिकली पेइंग योर मनी एंड इट कैन नॉट लेट द ऑपोजिट पार्टी सफर। मार्क टू मार्केट थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे, ये किसी किसी को सही लग रहा होगा। क्यों सही लग रहा होगा? क्योंकि मार्क टू मार्केट का फीचर होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, ये तो मैं भी मानता हूं, बट क्या वो थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे होता है? नहीं, इट इज फॉर द एंड ऑफ द डे, तो वो भी रॉन्ग है। स्टैंडर्डाइज्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। 13th क्या है? Which of the following statements explains a characteristic of the futures price limits? Futures price limits क्या होता है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो, जब आप एक स्टॉक पे डील कर रहे हो, ठीक है, तो लेट अस से कि जैसे रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक जो है उसका प्राइस 2000 चल रहा है, तो उसका ना एक प्राइस लिमिट्स होगा जो कि एक दिन में जो है वो स्टॉक का जो मूवमेंट है वो 10% या 15% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि वो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो उसकी जो ऑप्शंस हैं, बेसिकली जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, उनके ऊपर वो बैन लग जाता है उस दिन के लिए। क्यों बैन लग जाता है? बिकॉज यार इतना सडन मूवमेंट होगा तो इवन दो एंड ऑफ द डे में आपको मार्जिन सेटल करना है, बट अगर इतना ज्यादा मूवमेंट हो गया कि आप मार्जिन एंड ऑफ द डे तक में भी सेटल नहीं कर पाए, तो डिफॉल्ट कौन कर जाएगा? क्लियरिंग हाउस डिफॉल्ट कर जाएगा। तो क्लियरिंग हाउस अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक तरह से, क्योंकि इवन दो क्लियरिंग हाउस एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी मेंटेन कर रहा है अपने पास, ताकि इनकेस कभी लॉस हो तो वो अपोजिट पार्टी को क्लियरेंस दे सके, बट एक सफिशिएंट कैपिटल उसने सेट असाइड किया होगा ना। अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जाता है तो मे बी वो कैपिटल भी सफिशिएंट ना हो, तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि तेरा प्राइस लिमिट सेट, तो प्राइस लिमिट क्या बोलता है कि मे बी प्लस माइनस 10% की रेंज में ही घूम सकता है उस पर्टिकुलर दिन में, या अगर वो होगा तो उसके बाद वो सर्किट हिट कर जाता है, और सर्किट नहीं हिट कर जाता है, सॉरी, वो स्टॉक को थोड़ी देर के लिए बैन कर देते हैं ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स मार्केट में, और फिर मे बी नेक्स्ट 3 आवर्स बाद खुलता है या कभी कभी अगले दिन भी खुलता है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में अभी जा नहीं रहा हूं बिकॉज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट रोक देते हैं उसमें बेसिकली ट्रेडिंग। तो वो किसके अकॉर्डिंग रोकते हैं? वो प्राइस लिमिट्स के अकॉर्डिंग रोकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये प्राइस लिमिट्स की हो गई। तो इट हेल्प्स द क्लियरिंग हाउस मैनेज इट्स क्रेडिट एक्सपोजर। जैसे कि मैंने बोला कि क्लियरिंग हाउस की इंचार्ज है ना आपके सेटलमेंट्स क्लियर करने के, ऑपोजिट पार्टी के, जो पार्टी गेन में है उसके क्लियरेंस करने के इंचार्ज कौन है? क्लियरिंग हाउस है। तो अगर डिफॉल्ट हो गई लॉस वाली पार्टी, तो किसके ऊपर पूरा जो रिस्क है, हु विल बेयर द ब्रंट ऑफ दिस थिंग? द क्लियरिंग हाउस विल बेयर। तो टू अवॉइड दैट व्हाट दे डू इज दे बेसिकली कीप दिस लिमिट्स, जहां पे उनको पता है कि यार आज के दिन में इससे ज्यादा नुकसान या इससे ज्यादा फायदा तो नहीं हो सकता, तो हेल्प द क्लियरिंग हाउस मैनेज इट्स क्रेडिट एक्सपोजर। बी है, इट कैन टिपिकली बी एक्सपैंडेड इंट्रा डे बाय विलिंग ट्रेडर्स। इंट्रा डे नहीं होता है, नेक्स्ट डे में होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सीएफए टेक्स्ट जो ऑथर ने लिखा है कि वो जो लिमिट की जो एक्सपेंशन वगैरह भी जो मिलती है वो नेक्स्ट डे में जाके मिलती है, उस दिन में आपकी लिमिट नहीं बढ़ा के देते हैं, ठीक है। सी, एस्टैब्लिश अ बैंड अराउंड द फाइनल ट्रेड ऑफ द प्रीवियस डे। तो इसमें ना एक ट्रिक है छोटा सा, ये बैंड भी बेसिकली सेम थिंग है। बैंड क्या है? बैंड भी वही बोल रहा है कि आप यहाँ पे प्राइस की बैंड्स बना दोगे कि 2300 और 1700, तो इनको आप प्राइस बैंड्स बोलते हो। तो अगर ये सही बोल रहा है, अगर ये सही बोल रहा है तो फिर ये ऑप्शन रॉन्ग क्यों है? अब ये ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, इसमें उसने एक चीज मेंशन की है। क्या मेंशन किया है? कि फाइनल ट्रेड ऑफ द प्रीवियस डे। तो फाइनल ट्रेड ऑफ द प्रीवियस डे नहीं होता है, फाइनल जो सेटलमेंट प्राइस होती है ऑफ द प्रीवियस डे, उसको हम सेंटर लेके फिर हमारा बैंड एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। फाइनल ट्रेड मतलब क्या हो गया कि आपका उस समय क्या लास्ट जो प्राइस जो दिखा रहा था वो क्या था। फाइनल ट्रेड मतलब फाइनल कौन से प्राइस पे आपका कोटेशन चल रहा था, बट सेटलमेंट क्या होता है कि किसमें एक्चुअली ट्रेड हुआ था, ठीक है। दैट इज द 13th वाला। तो ये वाला वीडियो जो है, हम ये वाला पार्ट यहीं पे एंड करते हैं, और हम नेक्स्ट टाइम जो है हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से बेसिकली, ठीक है। तो जो फर्दर पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 से, वो मैं कल तक मैं भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट 13 क्वेश्चंस थे ऑफ द 52 क्वेश्चन का सीरीज। एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज प्लीज प्लीज। आपके सपोर्ट से ही मुझे जो है एंकरेजमेंट मिलता है, सो डू मेक श्योर दैट आप ये सब कर दे। एंड या आई होप आपको कुछ सीखने मिला। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि आपको ये अप्रोच ज्यादा पसंद आ रही है कि इंडिविजुअल टॉपिक्स जो मैं पिक कर रहा हूँ वो ज्यादा पसंद आ रहे हैं, ठीक है। सो बाय बाय।